हम लोग पढ़ रहे थे पारिस्थितिकी और पर्यावरण, जिसमें हम लोगों ने जो आखिरी टॉपिक पढ़ा उसमें हम लोग खाद्य श्रृंखला की चर्चा कर रहे थे, जिसमें आप लोगों ने जाना कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता, इन तीन लोगों से मिलकर के किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। उत्पादक दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम लोग प्राथमिक उत्पादक और द्वितीयक उत्पादक कहते हैं। इसी तरीके से उपभोक्ता दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो द्वितीयक उत्पादक हैं और जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो एक ही है, यानी कि वो शाकाहारी जीव है। इसी के डबल रोल है। इसके बाद जो टॉप कार्निवोर आता है, उच्च मांसाहारी आता है, उसके बाद में फिर अपघटन करता आते हैं। ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए, एक प्रश्न अभी आया है शिवानी का कि बायोम किसे कहते हैं। व्हाट इज बायोम? देख, बायोम भी एक बहुत अच्छी कैटेगरी है और खूब क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं जीवोम। दोनों लगभग समानार्थी शब्द हैं, बायोम और जीवो। अब बायोम को समझने का जो तरीका होता है उसका एक डायग्राम है मेरे पास। अगर मैं आपको डायग्राम से समझा दूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं कोशिश करता हूं कि वो डायग्राम मुझे 1-2 मिनट में मिल जाए। हालांकि अगर बायोम की डेफिनेशन की बात करें तो इसकी बड़ी सरल सी डेफिनेशन है कि एक ही प्रकार की वनस्पति, पर्यावरण एवं जीवों के पाए जाने की संभावना, एक ही प्रकार की। यहाँ पे डाइवर्सिटी की बात है हो रही है। तो यदि एक ही प्रकार के जीव, वनस्पतियां और पर्यावरण है, उस पर्टिकुलर एरिया को, उस क्षेत्र को हम लोग बायोम कहते हैं। लेकिन मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा और यही हमारा अगला टॉपिक भी था, तो आपको ज्यादा बेहतर था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोलॉजी एंड इकोलॉजी? पारिस्थितिकी और जीव विज्ञान में क्या अंतर है? जब आप लोग इकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आपको बायोलॉजी की झलक मिल रही है। तो ये जो कहानी पूरी शुरू होती है, ये इंडिविजुअल से शुरू होती है। इंडिविजुअल, ठीक। अब ये इंडिविजुअल, यहाँ पे कोई जीव है। इकोलॉजी की शुरुआत इंडिविजुअल से हो रही है, लेकिन बायोलॉजी की शुरुआत जो है वो इंडिविजुअल के अंदर से हो रही है। जैसे पीछे मैंने आपको बताया कि जो जीव द्रव्य है उसको अमीनो एसिड कहा जाता है। हमारा आपका जो सृजन हुआ, हमको आपको जो जीवन मिला, वो जीवन जीव द्रव्य की वजह से मिला है, लाइफ एसिड की वजह से मिला है, जिसको हम लोग अमीनो एसिड कहते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से ये अमीनो एसिड बनता है। लंबे समय तक अमीनो एसिड केमिकल रिएक्शंस करने के बाद में प्रोटीन बनाता है और फिर इस प्रोटीन से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। अब डीएनए के फॉर्मेशन की भी लंबी कहानी है, वहां हमको नहीं जाना है। डीएनए से बनता है क्रोमोसोम और फिर क्रोमोसोम से बनती है सेल, यानी कि कोशिका। कई सारी कोशिकाओं के मिलने से टिश्यूज बनते हैं, फिर कई सारे टिश्यूज के मिलने से ऑर्गन बनते हैं, फिर कई सारे ऑर्गन के मिलने से बॉडी बनती है, शरीर बनता है। तो यहां तक की कहानी बायो के अंतर्गत आती है। लेकिन जब एक पर्टिकुलर बॉडी की बात करी जा रही है, किसी भी इंडिविजुअल की बात करी जा रही है, तो यहां से इकोलॉजी शुरू हो जाता है। ठीक है। तो व्हाट इज इंडिविजुअल? किसी भी पर्टिकुलर एरिया में, किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में रहने वाला कोई भी जीव या वनस्पति जो है वो इंडिविजुअल कहलाता है। अब हम क्या करते हैं, इस स्पेस को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, और जब इस स्पेस को थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो यहां तक आ जाते हैं। और कई सारे इंडिविजुअल के मिलने से बनती है पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या। इकोलॉजी का एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन रहा है कि व्हाट इज पॉपुलेशन। अब यहाँ पे ये जवाब आपको नहीं देना है कि लोगों के समूह को जनसंख्या कहते हैं। इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड पॉपुलेशन। लेकिन पॉपुलेशन में क्या केवल कई सारे इंडिविजुअल्स हैं? नहीं, अलग अलग तरीके के इंडिविजुअल्स हैं। यहाँ पे केवल एक इंडिविजुअल है, लेकिन जब ये इंडिविजुअल पॉपुलेशन बनाएगा तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके के कई सारे इंडिविजुअल्स यहाँ पर हैं। साथ ही साथ आसपास का जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर है, यानी कि इसमें आपको घास भी नजर आ रही है, इसमें कुछ बहुत वनस्पतियां भी नजर आ रही हैं। और ये जनसंख्या सर्वाइव तो तब कर पाएगी ना जब अगल बगल कोई वाटर रिसोर्स होगा। तो कोई नदी, पोखर, तालाब भी यहाँ पर हो सकता है। तो इस तरीके से जनसंख्या बढ़ती है। और जब हम लोग जनसंख्या से एक स्तर ऊपर चले जाते हैं, तो जनसंख्या से एक स्तर ऊपर बनती है बायोलॉजिकल कम्युनिटी, जिसको कहते हैं जैव समुदाय। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैव समुदाय किसे कहते हैं? तो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन नहीं, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन प्लस जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर। यहां पे जब आप
बायोलॉजिकल कम्युनिटी को देख रहे हैं, जैव समुदाय को देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए केवल एक प्रकार के जीव नहीं है, आपको अलग अलग प्रकार के जीव दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको पक्षी भी दिख रहे हैं, यहाँ पे रेंगने वाले जीव भी हैं, यहाँ पर जमीन के नीचे रहने वाले जीव भी हैं, यहाँ पर वानर भी हैं, और साथ ही साथ देखिए आपको पर्वत भी नजर आ रहा है, अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां भी नजर आ रही है। तो जब हम लोग जैव समुदाय की बात करेंगे, तो जैव समुदाय विभिन्न प्रकार की जनसंख्याओं का समूह प्लस आसपास का पर्यावरण, उनको मिलाने के बाद में बायोलॉजिकल कम्युनिटी का निर्माण होता है। और फिर जब हम लोग इससे भी ऊपर जाते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटीज क्रिएट एन इकोसिस्टम। परितंत्र, परितंत्र एक इकोसिस्टम है। इसको आप इस तरीके भी से समझ सकते हैं कि आपके पास एक कैमरा है, एक लेंस है, और उससे बिल्कुल आपने जूम इन करके एक जीव को देखा। जब बिल्कुल आपने जूम इन करके एक जीव को देखा, तो ये इंडिविजुअल की डेफिनेशन है। थोड़ा सा जूम आउट किया, बाहर से देखा तो पॉपुलेशन, और जूम आउट किया बाहर से देखा तो कम्युनिटी, और जूम आउट किया बाहर से देखा तो इकोसिस्टम बन रहा है। इकोसिस्टम क्या है? परितंत्र है। और परितंत्र देखिए पहली बार सिस्टम लगा है, अभी तक नीचे कहीं सिस्टम नहीं लगा है, पहली बार सिस्टम लगा है। तो सिस्टम जब लग जाएगा, तो सिस्टम का मतलब ही ना कि एक तंत्र, और तंत्र में कोई कभी अकेला तो नहीं होता है, तंत्र तो ऑपरेशनल मेथड से चलता है। तो यहाँ पे ऑपरेशनल मेथड क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी, जैव समुदायों का समूह परितंत्र का निर्माण करता है। विभिन्न जैव समुदाय जब एक मंच पर मिलेंगे, तो यहाँ पर देखिए अब बहुत बड़े रूप में आपको एटमॉस्फेयर नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको खुला आसमान नजर आ रहा है, यहाँ पे रिवर नजर आ रही है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज यहाँ पे नजर आ रही हैं, यहाँ पे आपको ग्रासलैंड्स भी नजर आ रहे हैं, रिवर भी नजर आ रही है, ग्लेशियर भी नजर आ रहे हैं। तो इकोसिस्टम एक बहुत लार्ज स्केल पे हो गया। ये देखिए ऊंचे आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी नजर आ रहे हैं, बहुत बड़े स्केल पे इकोसिस्टम होता है। लेकिन डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। डेफिनेशन क्या है इकोसिस्टम की? कि विभिन्न प्रकार के जैव समुदायों के मिलने से एक परितंत्र का निर्माण होता है। और परितंत्र बड़ा होगा, जाहिर सी बात है बहुत बड़ा होगा ये, क्योंकि अनेक जैव समुदाय वहां पर रह रहे हैं। और जब परितंत्र से हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब नंबर आता है बायो। तो मल्टीपल इकोसिस्टम या ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम्स आर कॉल्ड बायोम, ये हो गई डेफिनेशन इसकी। ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम्स आर कॉल्ड बायोम। ठीक है, तो ये देखिए अब बायोम आ गया यहाँ पर। बायोम और लार्ज स्केल पर है। अच्छा, बायोम के बाद बायोस्फीयर है। कई सारे जब बायोम मिल जाएंगे, तो एक बायोस्फीयर मिल जाएगा। और बायोस्फीयर का मैंने आपको मतलब पहले दिन बताया था। बायोस्फीयर का मतलब क्या है? जीवों के पाए जाने की संभावना, माउंट एवरेस्ट टू मेरियाना ट्रेंच, यहां तक जीवों के पाए जाने की संभावना है बायोस्फीयर। तो क्या ये कहा जा सकता है कि अर्थ बिहेव्स लाइक अ बायोस्फीयर? बिल्कुल कहा जा सकता है। तो जब भी सबसे बड़े बायोस्फीयर की बात होगी, तो अर्थ है बायोस्फीयर। अच्छा, इस पूरी कथा को समझें कैसे? आसान भाषा में, चित्र से क्लियर हो गया? काफी हद तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब इस पूरी स्टोरी को हम लोग एक टेबल के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले लिख लीजिए बायोस्फीयर, और इधर देखिए एक पूरे पन्ने में लिखिएगा, आगे डैश लगा लीजिएगा, इसका एग्जाम्पल लिखिएगा, जो मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, मैं केवल बोलूंगा। बायोस्फीयर के बाद दूसरे नंबर पर आता है बायोम, हिंदी में भी लिखते चलिएगा। बायोस्फीयर का मतलब क्या हो गया? जैव मंडल, बिल्कुल सही। बायोस्फीयर का मतलब हो गया जैव मंडल। एरो लगाइए, दो लाइनें छोड़ करके नीचे लिखिए बायोम। बायोम का मतलब जीवोम। जीवोम के नीचे आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब परितंत्र। परितंत्र के नीचे आता है बायोलॉजिकल कम्युनिटी, जैव समुदाय। जैव समुदाय के नीचे आती है पॉपुलेशन, जनसंख्या। और इसके नीचे आता है इंडिविजुअल। इसको बायो की लैंग्वेज में ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है, ठीक है। वैसे इकोलॉजी की लैंग्वेज में इंडिविजुअल, बायो की लैंग्वेज में ऑर्गेनिज्म। और इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, बायोलॉजिकल कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, और फिर बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर के आगे जो आपने डैश लगाया है, वहां पे एग्जांपल लिखिए अर्थ।
सबसे बड़ा जो बायोस्फीयर है वो अर्थ है। अर्थ बिहेव्स लाइक अ बायोस्फीयर। अर्थ बिहेव्स लाइक अ बायोस्फीयर। हिंदी में लिख सकते हैं पृथ्वी का जैवमंडल के रूप में कार्य। जैवमंडल का मतलब हो गया जीवों के पाए जाने की संभावना। वो देना जरा मनोहर पांडे। अर्थ बिहेव्स लाइक अ बायोस्फीयर लिख लिया। बायोस्फीयर के बाद नंबर आता है बायोम। अब देखिए, इस पूरी कहानी को थोड़ा सा अगर हम लोग और सरलीकृत करें, सिंप्लीफाई करें, तो पृथ्वी को मोटे तौर पर 7 महाद्वीपों और 5 महासागरों में डिवाइड किया जाता है। अगर हम लोग पल भर के लिए मान लें कि इन महाद्वीपों और महासागरों में कोई नहीं रहता, तो 7 5 12, तो अर्थ 12 हिस्सों में डिवाइड हो गई। तो बायोम जो है, ये बायोस्फीयर का ही तो सिंप्लीफाई वर्जन होगा। क्योंकि अभी कहानी जब आप लोगों ने नीचे से ऊपर पढ़ी तो आपने सीखा कि कई सारे बायोम्स के मिलने से बायोस्फीयर बनेगा, कई सारे इकोसिस्टम के मिलने से बायोम बनेगा, यही तो पढ़ा आपने। तो अगर इस कहानी को ऊपर से नीचे पढ़ते हैं तो अर्थ को कई सारे बायोम्स में तोड़ा जा सकता है। आ रही बात समझ में? तो जब हम अर्थ को कई सारे बायोम्स में तोड़ते हैं, तो जरा याद करिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में और पहले जब हम लोगों ने एनवायरमेंट पढ़ा तो उसमें मैंने आपको क्या बताया? उसमें मैंने आपको बताया सवाना, सेल्वास, प्रेरीज, पंपास, ये सब बायोम्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें ग्रासलैंड्स आएंगे। बायोम के एग्जाम्पल लिखिए, नाम नहीं लिखना है, सिर्फ नाउन लिखनी है, यानी कि ग्रासलैंड्स, घास के मैदान बायोम का अच्छा एग्जाम्पल है। अब घास के मैदानों के नाम नहीं आपको पता तो ये आपकी प्रॉब्लम। शिवानी बता डालो सारे घास के मैदानों के नाम। प्रेरी, पंपास, सेल्वास, सवाना, वेल्ड। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। ठीक, अब बायोम क्लियर शिवानी, कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, बायोम जो है हमारा, क्या इस बायोम में कोई जल राशि भी आ सकती है, कोई वाटर बॉडी भी आ सकती है? आ सकती है। मेरियाना ट्रेंच इज ऑल्सो अ बायोम, बहुत बड़ा एरिया है वो। लेकिन अब यहाँ पे ये नहीं लिखना है आपको कि मेरियाना बायोम, क्योंकि मेरियाना कोई गए नहीं कभी, कुल 4 5 लोग गए हैं आज तक। लेकिन वो एक बायोम के जैसा एरिया है। द ग्रेट बैरियर रीफ एक बायोम ही माना जाएगा। अच्छा, सेंट्रल पैसिफिक ओशन के अंदर अगर हम लोग चले जाएं, जहां पे कोई पॉपुलेशन नहीं है, कोई सी रूट नहीं है, कोई एयर रूट नहीं है, तो एक बायोम ही माना जाएगा। तो ये बायोम के डेफिनेशंस के अंतर्गत आएगा। जरूरी नहीं है कि जो बायोम पहले से चिन्हित है आप उन्हीं को बायोम कहें। बायोम को समझाने के लिए आप किसी भी चीज का सहारा ले सकते हैं। क्लियर? अब बायोम से नीचे उतरिए। जब बायोम से नीचे उतरेंगे तो एक ही बायोम को तोड़ा जाएगा कई हिस्सों में, तो क्या बनेगा? इकोसिस्टम। और जाहिर सी बात है कि जब आप किसी इकोसिस्टम में प्रवेश करेंगे तो वहां पे कई सारी बायोलॉजिकल कम्युनिटीज होंगी। अब जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं और जब हम बायोम की बात करते हैं, तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। हमको बायोम में ही घुस के इकोसिस्टम की खोज करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट वेस्टर्न हिमालय। आई बात समझ में? वेस्टर्न घाट। आई बात समझ में? तो वेस्टर्न घाट को बायोम तो नहीं माना जाता, लेकिन ये इकोसिस्टम है। और कैसा इकोसिस्टम है? जिसको कि हॉटस्पॉट के रूप में भी चिन्हित किया गया है। येलो स्टोन नेशनल पार्क, क्रूगर नेशनल पार्क, ये सब इकोसिस्टम के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स इकोसिस्टम के अंतर्गत आएगा। जावा सुमात्रा या पूरा इंडोनेशिया इकोसिस्टम के अंदर आएगा। कॉन्गो वैली इकोसिस्टम के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो ये सब इकोसिस्टम के एग्जांपल होगा, यानी कि एक बायोम में कई सारे परितंत्र होंगे। हम पूरे भारत और म्यांमार को, ध्यान से सुनना मेरी बात, हम पूरे भारत और म्यांमार को एक बायोम मानते हैं। लेकिन इसको बायोम कहा नहीं जाता कभी, क्योंकि देश अलग अलग है। लेकिन क्या भारत और म्यांमार को मिलाकर ही बहुत सारे इकोसिस्टम बनते हैं? फॉर एग्जांपल ईस्टर्न हिमालय हॉटस्पॉट है, पूर्वी हिमालय। तो पूर्वी हिमालय का एक्सपेंशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अलावा कहाँ है? म्यांमार में है, अराकान जोमा। तो जब हम किसी भी बायोम के अंदर जाएंगे तो वहां पे हमको मल्टीपल इकोसिस्टम मिलेंगे ही। बायोम और इकोसिस्टम में क्या अंतर है? तो बायोम जो है ये बायोस्फीयर का सिंप्लीफाई रूप है, और जो बायोम है ये इको सिस्टम से मिलकर के बनता है।
अच्छा, इकोसिस्टम और बायोम में क्या अंतर हो जाता है? तो इकोसिस्टम में एक ही तरीके का इकोसिस्टम नहीं है, कई सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं अलग अलग तरीके के। अब आप इंडोनेशिया जाएं तो अलग तरीके का इकोसिस्टम है, आप वेस्टर्न घाट आए तो अलग तरीके का इकोसिस्टम है, ईस्टर्न हिमालय जाएं तो अलग तरीके का इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम स्टैंड्स फॉर एन इकोलॉजिकल सिस्टम विद अ पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन। जो जलवायु परिस्थितियां पूर्वी हिमालय में है वो पश्चिमी हिमालय में नहीं है, और जो जलवायु परिस्थितियां अंडमान निकोबार में है वो इंडोनेशिया सुमात्रा में नहीं है। लेकिन है तो सब इकोसिस्टम ना अलग अलग तरीके के। तो जब हम किसी पर्टिकुलर एरिया के कई सारे इकोसिस्टम्स को आपस में मिला लेते हैं तब बायो बनता है। क्लियर? अब किसी एक इकोसिस्टम में घुस जाओ, बायोस्फीयर का एग्जांपल लिख लिया, अर्थ बिहेव्स लाइक अ बायोस्फीयर। बायोम का एग्जांपल लिख लिया, ग्रासलैंड्स लिख लिया आपने, और रेन फॉरेस्ट लिख लिया आपने। रेन फॉरेस्ट भी बायोम का एग्जांपल है, ध्यान रहे। वर्षावन, घास के मैदान, वर्षावन, टुंड्रा, टैगा, ये सब बायोम के एग्जांपल हैं। इकोसिस्टम के एग्जांपल क्या लिख लिया आपने? पूर्वी हिमालय। इकोसिस्टम के एग्जांपल लिखिए, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडोनेशिया सुमात्रा, अंडमान निकोबार, ये सब इकोसिस्टम के एग्जांपल हैं। अब चलते हैं इकोसिस्टम के अंदर। कोई एक इकोसिस्टम जो आपका मन करे उठा लीजिए। बताओ शिवानी, कौन सा उठाया? पश्चिमी घाट। तो जब इकोसिस्टम आपने पश्चिमी घाट उठा लिया, तो इसी इकोसिस्टम के अंदर तो डिफरेंट बायोलॉजिकल कम्युनिटीज होंगी, डिफरेंट बायोलॉजिकल कम्युनिटीज होंगी। तो डिफरेंट बायोलॉजिकल कम्युनिटीज क्रिएट्स एन इकोसिस्टम, या द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कम्युनिटी। तो द एग्जांपल्स ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटीज आर बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य। आई बात समझ में? बांदीपुर किस लिए प्रसिद्ध है? टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे ज्यादा टाइगर किस नेशनल पार्क में है? बांदीपुर में। ओ सॉरी, नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो बांदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज द फैंटास्टिक एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। तो फिर कुर्ग नहीं आएगा क्या इसमें? तुमने उठाया तो पश्चिमी घाट है ना, तो कुर्ग भी आएगा। वाई कुर्ग इज फेमस फॉर द ट्राइब्स टोडा एंड द प्रोडक्शन ऑफ कॉफी। तो टोडा को आप मान रहे हैं बायोलॉजिकल कम्युनिटी? जैव समुदाय जीवों के मिलने से बनेगा ना। तो ये किसने कहा कि जीव केवल 4 पैरों पर चलने वाले होंगे? 2 पैरों पर चलने वाले होंगे। तो टोडाज आर द एग्जाम्पल। कॉफी प्रोडक्शन, जो लोग कॉफी प्रोडक्शन करते हैं वो भी ट्राइब्स हैं। बांदीपुर भी इसका एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा अनाई मुड़ी डोटा बेट्टा ले लो, ठीक है। इसके अलावा आप वो ले लीजिए, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्डेमोम हिल्स। ठीक, कार्डेमोम हिल्स ले लीजिए, इलायची की पहाड़ियां। तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं? बायोलॉजिकल कम्युनिटीज के एग्जाम्पल हो जाते हैं। इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल है, लेकिन फिर भी अगर आप इंडिविजुअल को समझना चाहते हैं तो घुस जाइए किसी भी, सॉरी, बायोलॉजिकल कम्युनिटी के बारे में अगर आप पॉपुलेशन को समझना चाहते हैं तो घुस जाइए किसी भी बायोलॉजिकल कम्युनिटी में। तो चूज वन ऑफ देम। कहाँ जाना चाहते हैं आप? बताओ कहाँ जाना चाहते हैं? कहाँ जाना चाहते हैं? बांदीपुर जाना चाहते हो कि कुर्ग जाना चाहते हो कि कार्डेमोम हिल जाना चाहते हो? कहाँ जाना चाहते हो? बांदीपुर। बांदीपुर जाना चाहते हो तो चलते हैं टाइगरों के पास। बांदीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भारत में सर्वाधिक शेर यहाँ पर है। तो जब आप बांदीपुर के अंदर जाते हैं तो आपको मिलते हैं टाइगर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ टाइगर्स। और बांदीपुर के अंदर आपको ये भी जाकर के पता चलता है कि टाइगर्स का रहन सहन कैसा है, टाइगर्स कैसी जलवायु में रहना पसंद करते हैं, टाइगर्स कैसा खाना खाते हैं। तो ये एक पॉपुलेशन के रूप में आपने उनको जान लिया। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है पीसीएस के पेपरों में, नेट की परीक्षाओं में, यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि शेरों की जनसंख्या का पता किस पद्धति से लगाया जाता है। सरकार हर 2 साल में फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करती है, जिसको हम लोग वन संसाधन रिपोर्ट कहते हैं। फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से ये रिपोर्ट पब्लिश होती है। तो इसमें वनों से संबंधित पूरे डेटा होते हैं और जीवों से संबंधित पूरे डेटा होते हैं। तो अगर सरकार आपको ये बता रही है कि आज भारत में 3,000 से ज्यादा टाइगर हैं, तो सरकार अगर आपसे कह रही है कि 3468 या कुछ ऐसे टाइगर्स हैं भारत में, तो कैसे गिन लिया भाई? टाइगर्स के गले में कोई आइडेंटिटी कार्ड लगाया, ये सबको लाइन में खड़ा करके अटेंडेंस ली? कम से कम टाइगर्स के मामले में तो ये नहीं किया जा सकता है। तो कौन सी पद्धति है जिससे गिना जाता है? तो उसको बोलते हैं फुटप्रिंट मेथड। ठीक है, लिख लीजिए, बाघों की गणना करने का तरीका। बाघों की गणना करने का तरीका, बाघों की गणना कैसे करी जाती है? फुटप्रिंट मेथड से करी जाती है।
सरकार ने जंगलों में जहां जहां पर इनके प्राकृतिक आवास हैं, नेचुरल हैबिटेट्स हैं, वहां पर स्कैनर्स और कैमराज लगाए हुए हैं। तो जब भी कोई टाइगर वहां से गुजरता है तो उसके जो पैरों के निशान होते हैं उनको स्कैन किया जाता है। और जैसे हमारे आपके फिंगरप्रिंट सबके अलग अलग हैं, दुनिया में कोई भी दो व्यक्ति ऐसे नहीं जिनके फिंगरप्रिंट एक जैसे हों। तो उसी तरीके से जानवरों में भी होता है। तो उनके पैरों के निशानों को स्कैन करके पता लगाया जाता है, इसी से उनकी आइडेंटिटी तय करी जाती है, उनके नाम रखे जाते हैं। तो ये शेरों को गिनने का, टाइगर्स की गणना करने का तरीका होता है, खूब पूछा गया है। ठीक है, तो पद चिन्हों द्वारा ऐसा आपको ऑप्शन मिलता है, फुटप्रिंट मेथड इसको कहा जाता है। 2019 की जब फॉरेस्ट मेजरमेंट रिपोर्ट आई थी तो एक समस्या हो गई थी। उस समय हमारे देश में शायद कुछ 2900 के आसपास टाइगर निकले थे। आप लोगों को तो याद नहीं होगा, बच्चे रहे होंगे आप लोग, लेकिन 2011-12 में सेव टाइगर नाम से एक विज्ञापन टीवी में आता था। उसमें आमिर खान ब्रांड एम्बेसडर थे और वो टीवी पे आते ही बोलते थे कि 1400, मात्र 1400। फिर वो बताते थे कि भारत में कभी 1,80,000 से ज्यादा टाइगर हुआ करते थे, लेकिन शेरों का अंधाधुंध शिकार और ये सब दुनियादारी कुल मिला के 2014 तक इतनी खराब हालत थी कि 1400 टाइगर बचे थे देश में। फिर धीरे धीरे सरकारों का प्रयास, वन विभाग के प्रयासों से आज इनकी संख्या जो है वो 3500 के आसपास पहुंच गई है। तो 2019 में जब ये 2900 के आसपास हुए थे, तो उसके बाद जब 22 की रिपोर्ट आई, 21 की रिपोर्ट आई, तो अचानक से देखा गया कि 3000 टाइगर बढ़ गए। तो भाई 3000 टाइगर कैसे बढ़ गए? पैदा होने का भी एक प्रोसेस है, गर्भाधान का भी एक प्रोसेस है, अचानक से कैसे बढ़ गए? तो फिर ये हुआ कि भाई हो सकता है मैं स्कैन ना कर पाया हूं। तो फिर एक पता चला कि शेर जो है वो भी कबीलों में रहते हैं। तो एक शेरनी जो थी वो अपने साथ अपना पूरा परिवार लेके अमरकंटक चली गई थी छुट्टी मनाने मध्य प्रदेश में। तो वो स्कैन ही नहीं हो पाया, जब वो आई लौटी तो एकदम से टाइगरों के भरमार आ गई। तो खैर करते करते आज टाइगर्स हमारे पास ठीक ठाक मात्रा में है। और अभी आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा राजस्थान के अंदर कूनो, ठीक है, तो केन्या से टाइगर्स वहां पर मंगाए गए, एमपी सॉरी, कूनो में केन्या से टाइगर्स मंगाए गए। और अभी भी जो सबसे अच्छी क्वालिटी के टाइगर्स हैं वो इंडिया में ही पाए जाते हैं, लेकिन चूंकि इंडिया और अफ्रीका कभी आपस में जुड़े हुए थे, तो नाइजीरिया और केन्या और सेंट्रल अफ्रीका यहाँ पे अभी भी टाइगर्स मिलते हैं हमको। ठीक है ना? तो ये हो गई पॉपुलेशन की कहानी क्लियर। अब पॉपुलेशन के बाद इंडिविजुअल पे आ जाइए। तो वो जो इतने सारे टाइगर टहल रहे हैं उनमें से किसी एक को पकड़ लीजिए आप। ये हो गया इंडिविजुअल। पकड़ने के बाद उससे पूछिए नाम पता, हाय हेलो सब करिए, पता चल जाएगा। प्राकृतिक रूप से जब किसी टाइगर की मृत्यु होती है, प्राकृतिक रूप से जब किसी टाइगर की मृत्यु होती है तो उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, उसकी मृत्यु का कारण पता कर लगाया जाता है, और साथ ही साथ उसके अंगों का बिसरा सेव किया जाता है, ताकि ये भी पता चल सके कि क्या जेनेटिक चेंजेस अब टाइगर्स में आ रहे हैं। भाई सीधी सी बात है, हम अगर भविष्य के लिए कोई स्वप्न देख रहे हैं तो तैयारी तो हमें वर्तमान में ही करनी पड़ेगी। तो अगर हम भविष्य में टाइगर्स की जनसंख्या को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, तो टाइगर्स के अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो रहा है या जेनेटिक लॉस हो रहा है, इसको कैसे पता चल किया जाएगा? क्रोमोसोम के बारे में जानते होंगे, कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं मनुष्य में, इस तरीके के क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो इन 23 में से जो 22 क्रोमोसोम होते हैं, 22 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं, ये एक्स और एक्स ही होते हैं। एक सिंगल 23वां जो क्रोमोसोम होता है ये एक्स और वाई होता है, हो सकता है, होता नहीं है, हो सकता है। और इसके बारे में जो हम लोगों ने पढ़ाई करी उसमें ये कहा गया कि एक्स जो है ये वुमन है या फीमेल है, और वाई जो है ये मेल है। तो ये 23वां जोड़ी क्रोमोसोम जो है, ये अगर किसी बॉडी में एक्स एक्स है तो लड़की पैदा होती है, और अगर ये एक्स वाई है तो लड़का पैदा होता है। जो लिंग परीक्षण किया जाता है वो इसी तरीके से किया जाता है। अच्छा, अब देखिए कि 23 दूना 46, 46 में 45 क्या है? एक्स है। एक क्या है? वाई है, फेमिनिज्म, मातृशक्ति। 45 गुणसूत्र जो हैं वो औरत के होते हैं, एक अकेला मर्द का होता है। तो मर्दों की आबादी कम है। और वैज्ञानिकों का यह मानना है, नई नई रिसर्चेस में यह भी प्रूव हुआ है कि जो वाई क्रोमोसोम होता है इसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन इतना ज्यादा हो चुका है कि वाई क्रोमोसोम अपना मूल स्वभाव खो चुका है। वाई क्रोमोसोम जो पृथ्वी की शुरुआत में 100% जेनेटिक्स रखता था अपने पास, अब इसमें केवल 4% जेनेटिक्स बचे हैं वाई में।
जो समय के साथ धीरे-धीरे खत्म हो जाएँगे। और जब समय के साथ धीरे-धीरे खत्म हो जाएँगे, तो पृथ्वी पे एक समय ऐसा भी आएगा जब केवल औरतें रह जाएँगी, मर्द नहीं रह जाएँगे। इसीलिए कहा जाता है मर्दों का सम्मान करो। खतरे में है हमारी प्रजाति। अच्छा, इसको सामाजिक दृष्टि से समझिए, सामाजिक दृष्टि से समझिए। पहले के आदमी लोग कैसे होते थे? महाराणा प्रताप, इतना भारी भाला, ये इतना लंबा-चौड़ा शरीर, एक-एक सेनापति, एक-एक फाइटर, एक-एक हज़ार लोगों को मार डालता था। आज के मर्द कैसे होते हैं? फेयर एंड हैंडसम। प्रकृति ने मर्दों के लिए ऐसी व्यवस्था ही नहीं करी है कि मर्द सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करें। यदि कोई मर्द सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करेगा तो उसके अंदर का वाई बढ़ता चला जाएगा और ये एक्स में कन्वर्ट होता चला जाएगा। Rise of LGBT community. What is the reason of the rise of LGBT community? हम अपने वाई क्रोमोसोम को खोते जा रहे हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशंस को एक्सेप्ट करते चले जा रहे हैं। आज मर्द अपने सीनों के बाल खो चुका है। मर्द की मर्दानगी उसके चेस्ट हेयर से हमेशा नापी जाती थी। और पहले के जमाने में लोकोक्तियां, कहावतें बहुत चला करती थी, आप लोगों ने सुनी भी होंगी, जिसमें चेस्ट हेयर्स को लेकर के भी एक बात हमेशा कही जाती थी कि आंख का कंजा और सीने का गंजा, इनसे बहुत सावधान रहना चाहिए। मतलब ये लोग नई कैटेगरी में आते हैं। तो चेस्ट हेयर्स आपको मर्द बनाते हैं। आपके शरीर पे बाल होने चाहिए। अब पुरुषों के शरीर पे जो बाल खत्म हो रहे हैं, ये कहीं न कहीं ये जो वाई क्रोमोसोम है हमारा, इसकी वजह से हो रहा है। उसका जेनेटिक मॉडिफिकेशन उसका हो रहा है। आप देख रहे हैं कि संसार में कितने बड़े पैमाने पर गे पैदा हो रहे हैं। लड़कियां पूरी मर्द हो जा रही हैं। लड़कियां तो 1 लाख में कुछ 5-7 लड़कियां होंगी जो मर्द बनती होंगी। और वो भी बचपन से उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी रही होगी कि फुटबॉल प्लेयर बन गई, क्रिकेट खिलाड़ी बन गई या फौज में से। तो कोई-कोई लड़की देखी होगी उसके अंदर मर्दों वाली क्वालिटी, उसकी आवाज़ का भारी हो जाना, शरीर का सुडौल हो जाना। लेकिन लड़का तो हर दूसरा-तीसरा लड़का आपको मम्मी वो देखो परेशान करने नज़र आ रहा है। लड़के छिड़े चले जा रहे हैं। तो मर्द अपनी मर्दानगी जो खो रहा है, वो इसी वजह से खो रहा है। वाई क्रोमोसोम में जेनेटिक मॉडिफिकेशंस आते चले जा रहे हैं। तो मर्दों की जनसंख्या धीरे-धीरे कम हो रही है। लड़के की चाहत लोग रख रहे हैं, लेकिन लड़कियां पैदा हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं। तो ध्यान रहे भैया, अपने अंदर की मर्दानगी को भी मरने मत देना। ढीले-ढाले रह के मदर्स बॉय बने रहोगे, तो आगे तुम्हारा गोत्र वंश आगे बढ़ाने वाला कोई बचेगा नहीं। और एक समय जब संसार में स्त्रियाँ बचेंगी तो मर्द तो तब भी नहीं पैदा होगा, क्योंकि बच्चा पैदा करने के लिए भी तो मर्द चाहिए। कॉन्क्लूजन, जब विवाह होता है तो विवाह में कन्यादान के समय लड़की का पिता अपनी लड़की का गोत्र वर को दान करता है, इसीलिए कि एक स्त्री, एक कन्या दान के रूप में तुम्हारे खानदान में जाएगी और तुम्हारे कुल का नाम आगे बढ़ाएगी। तुम लोगों में थोड़ा ना इतनी दम है कि अकेले कुल का नाम आगे बढ़ाएगी। ये इसके पीछे का हमारी बात सुन में अच्छे से। अच्छा, तो जब एक टाइगर मरेगा तो हम लोग अपनी भाषा में क्या कहेंगे? यार शेर मर गया भाई, शेर मर गया। अब शेर मर गया तो शेर क्यों मर गया? इसके लिए उसका पोस्टमार्टम होगा, उसका बिस्तर सुरक्षित होगा, उसके डीएनए सैंपल कलेक्ट किए जाएंगे और इस बात की जांच करी जाएगी कि शेर के क्रोमोसोम्स में क्या जेनेटिक चेंजेस आ रहे हैं। आगे बात सुन में, दिस इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोलॉजी। वरना शेर की परिभाषा पता है आपको क्या है? शेर की परिभाषा है कि दिन में होते हैं 24 घंटे, इनमें से शेर सोता है 20 घंटे। जो 4 घंटे बचते हैं उनमें से 1 घंटे शिकार करता है और 3 घंटों में 40 से ज्यादा बार सहवास करता है, सेक्स करता है। ये है शेर। लेकिन अब ये क्वालिटी टाइगर्स के अंदर खत्म होती जा रही है। कभी चिड़ियाघर के अंदर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि उनको मरे हुए बकरे और मुर्गे फेंके जा रहे हैं और बड़े चाव से खा रहे हैं। वरना शेरों की क्वालिटी क्या थी कि मरा मांस शेर नहीं खाता है, मार के खाता है, बासी भोजन नहीं करता वो। तो ये है सांप राजा वाली क्वालिटी, समझ गए ना? तो हम लोगों ने we have started from the biosphere and ends with the individual ecology। किसी भी तरीके का डाउट या डिस्प्यूट है तो चर्चा कर लीजिए।